बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। मैं हूं शिवम पटेल एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो काफी अलग है, वो नया है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। राइट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? बहुत दिनों से काफी ऑप्टिक्स पढ़े जा रहे थे। राइट, सिर्फ ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, काफी बोर हो गए होंगे आप लोग। तो इसीलिए इस बार हमने सोचा कि क्यों ना ऑप्टिक्स के साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी स्टार्ट करें। राइट, तो साथ साथ अब पैरेलली हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी चलेगा एंड ऑप्टिक्स भी चलेगा। ऑप्टिक्स जहां तक हुआ है उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, साथ में ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, तो नया टॉपिक है इसलिए ध्यान से सुनिएगा, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो चैप्टर जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं? देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पे आपके पास आने वाली हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो देखिए, आप चारों तरफ जहां भी देख रहे हैं, राइट, सारी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो हैं वो किस बेसिस पे काम करते हैं? सब में करंट फ्लो होता है ना। हम बोलते हैं ना कि भाई देखो, करंट फ्लो हो रहा है, ये बैटरी है, ये मोटर है, ये जनरेटर है, ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं, है ना, क्यों वर्क करती हैं, किस तरीके से हमारा पावर यूजेस होता है घरों में। राइट, जो हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं किस बेसिस पे देते हैं कि भाई 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है, 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आ गई, है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना आप लोग। तो वो सारी चीजें क्या हैं वो देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस के बारे देखेंगे, रजिस्टर्स के बारे सीखेंगे, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी का बेस क्या है। राइट, इलेक्ट्रिसिटी का बेस है चार्ज। राइट, तो पहले हमें चार्ज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आखिर चार्ज क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे मूव करता है, ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग देखेंगे। राइट, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, है ना। तो सबसे पहले तो हमें समझ आना चाहिए कि चार्ज क्या है। ओके, तो हम चार्ज पढ़ेंगे सबसे पहले। तो चार्ज क्या है भाई? सबसे पहले तो देखिए, जिस तरीके से हर बॉडी का मास होता है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है बॉडी का। राइट, मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, जिसकी वजह से उसके पास इनर्शिया होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो चार्ज आप लोगों को पता होगा, चार्ज होते हैं 2 तरीके के। आप लोगों ने सुना है कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरीके से हमने सुना। राइट, बट अगर मैं कहूं कि इन रियलिटी देयर इज नथिंग लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड नथिंग लाइक नेगेटिव चार्ज, तो आपको कैसा लगेगा? राइट, लेकिन सच्चाई यही है। देखिए, कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। राइट, इट्स जस्ट लाइक वन थिंग इज ब्लैक एंड द अदर थिंग इज व्हाइट। समझ आया? तो साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये आपको साइड में क्या दिख रहा है? ये आपको एक एटॉमिक मॉडल दिख रहा है जिसमें ये न्यूक्लियस है। राइट, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन्स होते हैं। राइट, इसीलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और हमें पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका एटॉमिक मॉडल बना हुआ है। तो देखिए, साइंटिस्ट ने जब पता लगाया, तो साइंटिस्ट ने जब इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाया तो उन्हें लगा कि ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन का ये प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। फिर जब रिसर्च आगे बढ़ी, फिर जब हमें प्रोटॉन के बारे में पता लगा, तो फिर साइंटिस्ट को क्या लगा कि जो प्रोटॉन का बिहेवियर है, जो प्रॉपर्टीज प्रोटॉन शो कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज से एग्जैक्टली अपोजिट है। राइट, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या बोला कि चलो ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज बोल देते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज बोल देते हैं, है ना। तो इट इज जस्ट बाय लक कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव बोल दिया गया और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव बोल दिया गया। देयर इज नथिंग लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दीज आर सिंपली अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई वन इज कॉल्ड पॉजिटिव, वन इज कॉल्ड नेगेटिव। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ये लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन है। राइट, और ये हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। राइट, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। और कितना होता है? एक दूसरे के एकदम अपोजिट चार्ज एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहता है ना। अपोजिट बोलने का मतलब उनका बिहेवियर एकदम अलग है। प्रोटॉन अगर कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी एकदम उसके अपोजिट है। राइट, और सेम जैसी है एकदम, लेकिन अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। तो देखिए, इन सारी चीजों डिटेल देख लीजिए आप। प्रोटॉन का जो मास है वो न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होता है। राइट, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आप टुगेदर एक साथ मिला के क्या बोलेंगे? इन्हें बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन्स। राइट, ठीक है, इन दोनों का मास देख लीजिए कितना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है 1.675 into 10⁻27, और उसी समय इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9 into 10⁻31। तो आप देख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है।
राइट। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास अप्रोक्सीमेटली सेम है, हालांकि न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी है प्रोटॉन से, लेकिन स्टिल आप इन दोनों को अप्रोक्सीमेटली सेम मान सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम मास के हैं। और इलेक्ट्रॉन काफी हल्का होता है इन दोनों से, राइट। न्यूट्रॉन पे चार्ज देखिए कितना है, 0, राइट। एंड कूलम की बारे अभी बात करेंगे। देखिए हर चीज की यूनिट होती है, राइट। जैसे आप डिस्टेंस मेजर करते हैं तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर्स। एंड प्लीज जो भी लोग यहाँ पे ऑनलाइन है, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। मुझे कोई कमेंट दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स पे चार्ज निल होता है, 0 कूलम, राइट। एंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये भी देखिए इलेक्ट्रॉन पे भी कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये इतनी सारी बातें क्लियर हुई। तो चार्ज की यूनिट है हमारी क्या, कूलम, ये समझ गए आप। लेकिन एक कूलम कितना होता है वो अभी हम अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो चीजें आपको दिख रही हैं ये तो सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है, कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एक दूसरे का अपोजिट रहता है, लेकिन सेम इन मैग्नीट्यूड, व्हिच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप ये वैल्यू तो याद करके रखेंगे, ये वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है इन कूलम्स, ठीक है। व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर because of which it shows electromagnetic behavior। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, बाय द वे देखिए जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिर आगे आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ये सारी चीजें जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पढ़ी जाती हैं उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये कभी अलग नहीं होते। जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां मैग्नेटिज्म होगा, जहां मैग्नेटिज्म है वहां इलेक्ट्रिसिटी होगा, राइट। which shows, because of which it shows electromagnetic behavior। ये क्लियर है सबको, चलिए वेरी गुड। तो मूव ऑन करते हैं। द लॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ये सभी लोगों को पता है, फिर भी एक बार देख लीजिए। हम सभी को पता है कि चार्ज 2 टाइप्स के थे, राइट। और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए पहले डायग्राम में क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आप 2 पॉजिटिव चार्ज को इस तरीके से इंसुलेटिंग वायर्स से लेट्स से आपने हैंग कर दिया, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसलिए ये जो वायर्स हैं आपके वो थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है वो भी देखेंगे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, वो आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे, राइट। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या समझना है, फिलहाल के लिए मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर किसी बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, राइट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई रिपल्शन और कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। इसलिए ये दोनों चार्ज, ये दोनों जो न्यूट्रल बॉडीज थी, यहाँ पे भी Q0 था, यहाँ पे भी Q0 था, तो इसमें कोई भी आपका डेविएशन नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि कोई भी फोर्स ही नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट में आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि एक नेगेटिव बॉडी थी, एक पॉजिटिव बॉडी थी, तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इसलिए ये आके इस तरीके से चिपक गए। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, राइट, like charges repel and opposite charges attract। दीपक आपका मुझे कमेंट थोड़ा सही से समझ नहीं आया, आपने बोला सर न्यूट्रल एंड पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका अच्छा, आपके बोलने का मतलब है कि अगर आप न्यूट्रल को पॉजिटिव के पास रख दे तो क्या होगा, राइट, ये पूछ रहे हैं आप। उसके ऊपर तो आपने, आज मैं आपको बताने ही वाला हूं एक बहुत ही अच्छा। जैसे क्या होता है कि सपोज आप किसी ड्राई डे पे कॉम कर रहे हैं, राइट, तो वहां पे जब आप एक न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर के पास उस कॉम को लाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल वाला पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाता है। कैसे अट्रैक्ट होता है वो हम देखेंगे, वो होता है इंडक्शन की वजह से, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो वो सारी चीजें देखेंगे। तो आप सही बोल रहे हैं, अगर न्यूट्रल बॉडी है आपके पास, राइट, लेट्स से यहाँ पे कोई न्यूट्रल बॉडी है, मैं बना के आपको एक बार यहाँ पे शो कर देता हूँ, राइट, लेकिन उससे पहले मैं ब्लैक स्क्रीन पे बताता हूँ। लेट्स से ये आपके पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, राइट, और इस न्यूट्रल बॉडी के पास आप कोई लेट्स से कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले आए,
है ना। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगा, ये इस न्यूट्रल बॉडी का इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो इस बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब वो इस तरफ पहुंच जाएंगे, है ना, और ये वाला पोर्शन स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज सी ये वाला नेगेटिव चार्ज जो इस बॉडी पे था उसने इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया होगा और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट तरफ चले गए, है ना, अपोजिट एंड पे चले गए, क्लियर है। और इस साइड स्लाइटली, ये वाला साइड जो था हमारा चार्ज बॉडी के पास वाला, ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया और सिमिलरली ये वाला थोड़ा सा नेगेटिव हो गया क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ पुश हो गए। ओवरऑल ये अभी भी न्यूट्रल ही है, राइट, ओवरऑल दिस थिंग इज स्टिल न्यूट्रल। तो अब क्या होगा, देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होगा, राइट, और ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो रिपल्शन भी होगा। लेकिन देखिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस कम है और नेगेटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, तो इसीलिए आपका अट्रैक्शन होगा, राइट। हालांकि ये वाली चीज, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं अभी और अच्छे से आपको बताने वाला हूं आगे स्लाइड में, ठीक है। ओके, यू आर देवेश यादव, ओके, तो ये आप समझ गए ना, ठीक है। तो अगर आप न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के बहुत पास रखेंगे, दूर से नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है और दूसरी बॉडी चार्ज है, तो अगर आप बहुत ज्यादा दूर से देख रहे हैं तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा, राइट। देखिए मैं हल्का सा यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूं। अगर आपके पास दो चार्ज बॉडीज हैं Q1 एंड Q2 व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, तो इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई d स्क्वायर, जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, राइट। तो अगर किसी एक का भी Q 0 हो गया तो ऑब्वियसली आपका पूरा फोर्स का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इंडक्शन एक स्पेशल चीज है जिसमें आप काफी पास जब बॉडी को ले आएंगे तो न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो जाती है, वो और अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लेते हैं, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या है, राइट, किस किस तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को, वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली चीज है कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, राइट। ये क्या स्केलर क्वांटिटी होती है एक्चुअली, राइट। स्केलर क्वांटिटीज को आप इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं ना, 2 किलो आम प्लस 3 किलो आम 5 किलो आम। आम क्यों याद आया, क्योंकि आम का सीजन चल रहा है, ठीक है। तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, जैसे इसको मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ एग्जांपल से, सो लेट्स से आपके पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है। अब आपने अगर इस बॉडी के ऊपर 3 कूलम चार्ज और दे दिया तो टोटल इस बॉडी पे कितना चार्ज हो जाएगा, सिंपली आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 कूलम, राइट। तो यहाँ पे जो फिर से बॉडी बनेगी उसके ऊपर 5 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। लेकिन अगर आपके पास सेम कोई बॉडी है, लेट्स से उसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है और आपने -4 कूलम चार्ज दे दिया, -4 कूलम चार्ज इस पे दे दिया, तो अब कितना हो जाएगा इस पे, अब फिर से आप ऐड कर सकते हैं, देखिए 2 कूलम -4 कूलम -2 कूलम, तो अब आपकी बॉडी पे -2 कूलम चार्ज हो जाएगा, राइट। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए चार्ज को आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, है ना। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, क्लियर है। तो किसी जगह पे अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो आप टोटल उनका सम कर सकते हैं सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव ऑन करते हैं व्हिच इज चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस कंजर्व्ड क्वांटिटी, इसका क्या मतलब होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप ऐसा नहीं है कि जैसे हम बहुत बार क्या बोलते हैं, जैसे मैं भी अभी पीछे बोल रहा था कि जब आप कॉम्ब करते हैं हेयर पे तो मैंने बोल दिया कि कॉम्ब पे चार्ज क्रिएट होता है, उस केस में एक्चुअली क्रिएट नहीं होता है, वो क्या होता है अभी समझेंगे, है ना। तो चार्ज एक्चुअली कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका वो पहले लिख देता हूँ स्टेटमेंट एंड उसके बाद इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या कर सकते हैं भाई, क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, राइट। तो मैं यहाँ पे ये भी एक दूसरे इंक कलर से लिख देता हूँ, राइट। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, है ना। कोई डाउट है अभी तक, देखिए आप प्लीज कमेंट करते रहिए। सो चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं, कैसे बोल रहा हूं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखिए लेट्स से हमारे पास ये 2 बॉडीज हैं, राइट। मान लिया मैंने एक स्फीयर बना दिया, इस स्फीयर एक दिख रहा है आप लोगों को, ये कलर दूसरे कलर से बना देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं है। सो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक स्फीयर था और इसके ऊपर चार्ज था लेट्स से 2 कूलम,
राइट। ये मेरे पास दूसरा आइडेंटिकल स्फीयर है, इसके ऊपर लेट्स से जो चार्ज है वो है 1 कूलम, ठीक है। अब आपने क्या किया, इन दोनों स्फीयर्स को ऐसे टच में ले आए आप, है ना, कांटेक्ट में ले आए। तो कांटेक्ट में लाने की वजह से क्या होगा, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो नया चार्ज कुछ भी कभी प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट। तो देखिए इनिशियल चार्ज कितना है टोटल, जो टोटल इनिशियल चार्ज है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 + 1 3 कूलम है, राइट। अब जब मैं इन दोनों को इस तरीके से कांटेक्ट में लाऊंगा तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना। और फाइनली देखिए ये दोनों आइडेंटिकल मैंने बताया था, तो इसीलिए इन दोनों का फाइनल चार्ज सेम हो जाएगा। और कितना हो जाएगा वो, टोटल डिवाइडेड बाई 2, राइट। मतलब यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1.5 कूलम और यहाँ पे भी हो जाएगा आपके पास 1.5 कूलम। तो टोटल चार्ज देखिए अभी भी कितना है, टोटल चार्ज अभी भी जो है, मेरे भाई ने मेरी ही वीडियो चला दी, टोटल चार्ज जो है वो अभी भी 3 कूलम है, ठीक है। तो कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये 1 कूलम से 1.5 कूलम हो गया तो इसका क्या मतलब है, सर तो कॉम में चार्ज कहाँ से आता है। बस मैं जल्दी से उस स्लाइड पर पहुंच रहा हूँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे, ठीक है। सब समझाएंगे कि आखिर कॉम में चार्ज कहाँ से आता है, राइट। अब देखिए बस जल्दी से यार इस स्लाइड को मैं खत्म करके वहां पे आऊंगा, ये समझ आया। अभी फिलहाल को आप समझिए कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। विद गुड एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीस थिंग्स टू यू। आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए मैं उस टॉपिक पे जल्दी से मूव ऑन करता हूँ। बस ये लास्ट चीज है, लास्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है देखिए, क्वांटाइजेशन का मतलब कि आप अगर चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, आप या तो चार्ज ले रहे हैं या चार्ज दे रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, एक मिनिमम लिमिट है, आप उसके मल्टीपल में ही देंगे। चार्ज क्या है देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, है ना, काफी टाइटली बाउंड रहते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स मूव नहीं करेंगे। आप बिल्कुल दिमाग में ये बात एकदम सेट कर लीजिए कि प्रोटॉन्स विल नेवर मूव बिकॉज दे आर वेरी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मूव नहीं करते, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की तो खैर बात करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं, तो इसमें अभी हम न्यूट्रल चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, हम चार्ज बॉडीज की बात कर रहे हैं, ओके। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है देखिए, कि मान लीजिए कि आप और दूसरी बॉडी दोनों के बीच में कुछ भी चार्ज का चल रहा है, लेन देन चल रही है, राइट। तो वो कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से होगी। या तो इलेक्ट्रॉन आप देंगे या आप इलेक्ट्रॉन लेंगे। मैं बॉडी बना देता हूं यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे एक बॉडी है, बॉडी ए, राइट। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है या ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। पहले लेने की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, राइट। फिर एक के बाद वो 1.5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या, नहीं। वो जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो कैसे लेगा, वो 1 लेगा, नहीं तो 2 लेगा, नहीं तो 3 लेगा, राइट। अब 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हम उसको डिनोट करते हैं ई से, ई नेगेटिव ये उसका डिनोशन है, राइट। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पे कितना चार्ज आ जाएगा, मान लीजिए मैं इस बॉडी के टोटल चार्ज को कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहा हूँ, राइट। कैपिटल क्यू से मान लीजिए मैं इसके टोटल चार्ज को डिनोट कर रहा हूँ। तो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे कितना चार्ज आएगा, इतना नेगेटिव चार्ज, राइट। मैं लिख देता हूँ माइनस ई इस पे आ जाएगा, राइट। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इंटू 2, अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए तो -3 चार्ज आएगा। लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर नहीं हो सकता ना, मतलब जब भी ये चार्ज लेगा, जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये एक होल नंबर में ही लेगा ना, ये फ्रैक्शन में तो नहीं ले सकता। तो इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। तो मान लीजिए कि ये सब्जी वाला बेचने आ गया बाहर, आपको सब्जी लेनी है तो बता दीजिए, तो आपको हो सकता है इसकी आवाज सुनाई दे, लेकिन अभी आई कांट कंट्रोल हिम, ठीक है, होता है ये। तो मान लीजिए इसने n इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो क्या होगा, कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, Q इज इक्वल टू -n टाइम्स चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये समझ आया आप लोगों को। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, 9 नहीं होता, 19 होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, डिलीट कर दिया कोई बात नहीं, डिलीट करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड केस में मान लीजिए कि आपके पास जो चार्ज, आपके पास जो बॉडी है वो क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, राइट। तो जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, मान लीजिए ये अभी न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल होने का क्या मतलब, इसके ऊपर लेट्स से पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे, तो इसका टोटल चार्ज कितना हो गया था, 0। अब लेट्स से कि इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब ये जब इलेक्ट्रॉन देगा
तो कितने देगा? या तो 1 देगा, या 2 देगा, या 3 देगा, राइट? तो वो हमेशा होल नंबर में देगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वो आधा इलेक्ट्रॉन दे देगा। आधा इलेक्ट्रॉन देना और लेना इज नॉट इवन पॉसिबल, राइट? तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बस आपको इतना ही बता रहा है कि जब भी आप चार्ज लेंगे या जब भी आप इलेक्ट्रॉन देंगे या आप इलेक्ट्रॉन लेंगे, राइट? तो कुल मिला के चार्ज की बात हो रही है, तो जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन्स के उस पे होगा, राइट? और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होल नंबर में ही ट्रांसफर हो सकते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, राइट? तो सपोज करते हैं कि अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इस पे क्या हो जाएगा फाइनल? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और 5 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, राइट? तो देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन तो एक दूसरे को चार्ज को कैंसिल कर देंगे, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है ना, जिसकी वजह से इस बॉडी पे कितना चार्ज हो जाएगा? प्लस ई, है ना? इतना चार्ज हो जाएगा उसके ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना ही एक प्रोटॉन पे होता है ना, तो अभी इसके ऊपर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से इस पे चार्ज हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मान लीजिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब इस पे कितना हो जाएगा? अब इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके पास हो जाएगा 2e पॉजिटिव चार्ज, राइट? सिमिलरली अगर इसने n इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो क्या हो जाएगा? तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो होगा प्लस ne, राइट? तो इन दोनों चीजों को आप कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज q है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है? प्लस माइनस ne। व्हाट इज दिस e? e इज द चार्ज ऑन, e इज दिस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और प्लस साइन कब आएगा? प्लस साइन आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और नेगेटिव साइन कब आएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होगी। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप जब दुकान में जाएंगे, टॉफी खरीदने जाएंगे, सर आपने चार्ज में 1.6 के आगे नेगेटिव नहीं लगाया, किस चार्ज में? ओके इधर, ओके 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 इधर नेगेटिव नहीं लगाया, ओके थैंक यू, ठीक है, चलिए आप समझ गए। वो एक्चुअली में मैग्नीट्यूड हो सकता है, बता रहा हूँ। ये चलिए ठीक है, नेगेटिव लगा लिया, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, राइट? लेकिन यहाँ पे जो मैं माइनस ई लिख रहा हूँ, ई माइनस लिख रहा हूँ, वो एक्चुअली क्या है? मैग्नीट्यूड है, क्योंकि देखिए प्लस माइनस साइन मैंने इधर लगाया हुआ है ना? तो इसीलिए यहाँ पे मैं बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, राइट? ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बस, ठीक है? प्लस माइनस साइन तो इधर मैंने आगे लगाया ही है। तो अब आप देखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है? क्या है? फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग है चार्जिंग बाय रबिंग। इसमें क्या होगा? आपके पास 2 बॉडीज रहेंगी, आप दोनों बॉडीज को इस तरीके से एक दूसरे में रब करेंगे, ठीक है? तो सपोज कीजिए कि 2 लोगों की लड़ाई हो रही है। पहले तो आप 2 बॉडीज देख लीजिए। मान लीजिए कि ये जो बॉडी है ब्लैक वाली, उसको मैं नाम दे देता हूं बॉडी ए, राइट? और लेट्स से ये दूसरी बॉडी है आपकी बॉडी बी। दोनों इनिशियली न्यूट्रल है, ठीक है? देखिए इसको ध्यान से, और जो भी डाउट हो, नहीं समझ आए तो आप इधर कमेंट में मुझे बताइएगा, राइट? तो मान लीजिए ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और लेट्स से कि ए में स्टार्टिंग में दोनों न्यूट्रल है, ठीक है? और लेट्स से ए में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन्स थे इनिशियली, तो ए न्यूट्रल था, राइट? सिमिलरली लेट्स से कि बी में शुरू में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और 5 प्रोटॉन्स थे, तो ऑब्वियसली बी भी हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, दोनों पे कोई भी चार्ज टोटल नहीं था, ठीक है? अब क्या हुआ? अब जब हम 2 बॉडीज को आपस में रब करते हैं, ठीक है? सपोज कीजिए कि 2 लोग लड़ रहे हैं, ठीक है? एक बंदा है, उसके पास ताकत ज्यादा है, वो ताकतवर है, राइट? और दूसरा जो है वो क्या है? वो उतना ताकतवर नहीं है, वो थोड़ा कमजोर सा है बेचारा। तो यहाँ पे कौन सा कमजोर लग रहा है? मान लेते हैं कि बी कमजोर है, ठीक है? मैंने साइज में वैसे ए को बड़ा बनाया है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक कॉन्सेप्ट है जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हालांकि मैं और समझाऊंगा आपको, राइट? तो इस केस में बस एग्जांपल है, इसलिए मान लेते हैं कि बी को मैंने छोटा बनाया है, तो लेट्स से बी जो है वो हमारा कमजोर आदमी, ठीक है? तो अब जब ए और बी को आप इस तरीके से रब करेंगे तो क्या होगा? बी बेचारा कमजोर है, तो ए उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। समझे या नहीं समझे? इस केस में बी कमजोर बता रहा हूं मैं, राइट? तो लेट्स से क्या बोल रहा हूं मैं कि बी मान लेते हैं कि कमजोर है, और जब ए और बी को आपस में रब किया गया तो ए ने बी के मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है? बी ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो अब क्या होगा? अब फाइनल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ए के पास? पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बी से ले लिए। तो मैंने जब इन दोनों चीजों को रब किया तो क्या हुआ? जो कमजोर चीज है, जिसने इलेक्ट्रॉन को इतनी ताकत से नहीं पकड़ा हुआ था, इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ता है? देखिए ये न्यूक्लियस होता है, राइट? न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते रहते हैं, है ना? तो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा
अच्छे से बाउंड रहेगा। अगर आपका न्यूक्लियस कमजोर है, सपोज मान लीजिए आपके पास कोई एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन बहुत दूर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना, ऑर्बिट बहुत बड़ी है उसकी और इलेक्ट्रॉन काफी दूर रिवॉल्व कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स कम हो जाएगा ना, है ना। जैसे क्या होता है बच्चों का, देखिए जब बच्चे घर में रहते हैं, घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जब छोटे रहते हैं वो स्कूल में जाते हैं, तो कैसे वो एकदम कंट्रोल में रहते हैं पेरेंट्स के। जैसे ही वो घर से दूर जाते हैं किसी हॉस्टल में, फिर जाके उनकी करामातें शुरू होती हैं, है ना। तो वो जैसे ही मम्मी डैडी का जो बॉन्डेज, मतलब जो बॉन्डेज है ना, जो फोर्स है जिससे मम्मी डैडी ने पकड़ रखा था, संभाल रखा था बच्चे को, जैसे ही वो थोड़ा कम होता है, जैसे ही बच्चा दूर जाता है, तो क्या कहते हैं आप लोग करने लगते हैं शैतानियां, राइट। तो वही केस इसमें भी होता है। जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखता है, ठीक है। एक्चुअली प्रोटॉन बाउंड करके रखता है, लेकिन मैं न्यूक्लियस की टोटली बात कर रहा हूं। तो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर नहीं जाता, वो ऐसे रिवॉल्व करता रहता है ना। लेकिन कुछ एटम्स रहेंगे जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होगा, जिनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे, बहुत सारे शेल्स होंगी, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है, उन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का फोर्स काफी कम लग रहा होगा। हाँ, पता कैसे लगेगा कि न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग, किसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है, तो आपने देखिए पढ़ा है ना, देखिए न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग कैसे है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक टर्म आता है केमिस्ट्री में, है ना। हम बोलते हैं कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे जो मेटल्स होते हैं, सुन रहे हैं, हेलो। तो देखिए, तो जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है ना, जो भी आपके एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, तो उनके क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उनके नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे बाहर वाला, वो काफी लूजली बाउंड होगा, ठीक है। तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को छीनना बहुत ही आसान होता है। क्लियर है। अब पता कैसे चलेगा, मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, वो लिस्ट आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना ऐसे कि आपने दो बॉडीज को रब किया, बताओ कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस बस आप एक टेबल याद कर लेंगे, छोटा सा 4-5 लाइन का, आपको वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए किसी भी एग्जाम में। तो पहले तो मैं ये एग्जांपल में क्लियर करता हूं। देखिए क्या था कि ये बॉडी ए थी, आगे की स्लाइड्स में सब है, थोड़ा सब्र करो, है ना। तो देखिए आपके पास लेट से दो बॉडीज थी, ए और बी, बीच में रोक दिया, मुझे याद ही नहीं रहा, है ना। ए न्यूट्रल था, ए पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे। सिमिलरली बी भी हमारा न्यूट्रल था, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन थे, राइट। अब ए और बी में लड़ाई हुई, हमने इन दोनों को इस तरीके से रब किया, तो मान लेते हैं कि बी का न्यूक्लियस कमजोर था। अभी बता रहा हूं प्रेरणा, अभी बता रहा हूं। तो देखिए किसी ना किसी का तो न्यूक्लियस कमजोर होगा। अभी फिलहाल आप बस इतना सुनिए कि किसी ना किसी का तो न्यूक्लियस कमजोर होगा, दो बॉडीज में से किसी एक का स्ट्रांग होगा, किसी एक का वीक होगा। तो इस एग्जांपल में मैंने लेट से मान लिया कि बी का न्यूक्लियस वीक है और लड़ाई में उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ए को दे दिए, या मैं बोलूं कि ए ने 2 इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए। तो अब ए पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखिए 10 तो पहले से थे, राइट, 2 उसने ले लिए, तो अब ए पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, राइट, 10 प्रोटॉन्स। और बी पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बी ने 2 दे दिए, तो बी पे हो गए 3 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन, राइट। तो आप देखिए ए के पास 10 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन में से जो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो 10 प्रोटॉन के चार्ज को कैंसिल कर देंगे, तो इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो ए के ऊपर चार्ज होगा वो कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो देखिए ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सिमिलरली बी के पास देखिए, बी के पास 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, राइट। तो बी के पास जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। इतना इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या कहा था कि चार्ज इज अ, कंफ्यूजिंग है, नहीं समझ आ रहा, अरे 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 देखो फिर से समझो। ए ने जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्रोटॉन्स तो उतने के उतने ही रहे ना, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है। तो ए के पास अब 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन्स है देखिए यहाँ पे और 10 प्रोटॉन्स है। तो देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे या नहीं कर देंगे, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन साथ नहीं होते तो कैसे, अरे साथ नहीं होते लेकिन आप ओवरऑल बॉडी के चार्ज की बात करेंगे ना। जैसे मेरे पास मान लेता हूं मैं आपको इस तरीके से कि मैं ये खड़ा हूं यहाँ पे, ठीक है, आप इस तरीके से समझिए, ये एक आदमी खड़ा है, ठीक है। मेरे 2 दोस्त हैं, एक है दोस्त ए और एक है फ्रेंड बी, राइट। मैंने ए से 50 रुपए उधार ले रखे,
ठीक है, ए से मैंने 50 रुपए उधार ले रखे हैं और मैंने बी को 50 रुपए उधार दिए हुए हैं, राइट। तो अगर मैं उधार ले रहा हूं तो मैं नेगेटिव डेप्ट में जा रहा हूं, ठीक है। तो जो मैंने ए से लिया उसकी वजह से मेरे पास जो आया मेरा डेप्ट, मैं लिख सकता हूं कि 50 रुपए का डेप्ट आया, तो नेगेटिव 50 लिख दिया। और जो मैंने बी को दिया हुआ है 50, वो तो मुझे मिलेगा ना, तो उसकी वजह से मैं जो लिख सकता हूं वो लिख सकता हूं प्लस 50 रुपीज, राइट। तो ये दोनों मैंने भले ही अलग अलग दोस्तों को दिया हुआ हो, एक से मैंने लिया है एक को दिया है, लेकिन टोटल अगर मैं अपने पैसों की बात करूं तो वो क्या, एकदम न्यूट्रल, राइट। मैं ना तो अभी एक्स्ट्रा मैंने किसी से ले रखा है, ना मैंने एक्स्ट्रा किसी को दे रखा है, मैं अभी एकदम न्यूट्रल चल रहा हूं। ये समझ आया आपको? उसी तरीके से जो बॉडी है, अगर उसमें माना मैंने, ठीक है सही बोल रहे हो कि प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन है तो पूरी बॉडी ना। अब यहाँ पे मेरा फेस है, मेरा हाथ अलग है, राइट, लेकिन है तो बॉडी का पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि इस जो बॉडी ए है इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स थे और 10 प्रोटॉन्स थे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, राइट, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो बॉडी बी है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन ए को दे दिए, अब इसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और प्रोटॉन 5, राइट। तो इन 5 में से 3 प्रोटॉन तो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे ना, समझ आ रहा है। और बचे हुए जो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है उसकी वजह से बी पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, सो +2e वाई ई, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि +2 चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन भी तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है ना, तो इसे हम लोग जनरली ई से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे +2e लिखा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल चार्ज इनिशियली कितना था, दोनों बॉडीज इनिशियली न्यूट्रल थी, राइट। तो इनिशियल चार्ज अगर मैं देखूं इस सिस्टम में, इन दोनों को अगर मैं देखूं तो इनिशियल चार्ज कितना आ रहा है, इनिशियल चार्ज है 0, ठीक। अब जब हमने इन दोनों को रब किया तो क्या हुआ, ए जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, बी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, लेट्स से, लेकिन टोटल चार्ज कितना है फाइनल, यहाँ पे मैं लिखूं अगर टोटल फाइनल चार्ज वो कितना है सिस्टम का, वो अभी भी देखिए 0 ही है, -2 + 2, तो टोटल चार्ज आपके पास अभी भी 0 है। चार्ज हमने कोई क्रिएट नहीं किया है, हमने क्या किया है, सिर्फ ट्रांसफर किया है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, एक जितना पॉजिटिव हुआ दूसरा उतना ही नेगेटिव हो गया, इसलिए नेट चार्ज सिस्टम का अभी भी कितना है, उतना ही 0। समझ गए आप, नहीं समझ गए, इतना समझ आया आप लोगों को? अब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें पता कैसे चलेगा आखिर, एक सेकंड, सो सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है, हु विल लूज हु विल गेन, यही था ना आपका डाउट, इतनी देर से यही बोल रहे हैं ना कि आखिर कौन लूज करेगा, क्यों लूज करेगा, राइट। तो अब ये देखिए, ये आपके पास 2 बॉडीज हैं, राइट। ये मान लेता हूं मैं बॉडी बी बना देता हूं इस केस में, क्योंकि लास्ट केस में मैंने बी को इलेक्ट्रॉन डोनर बताया था, है ना। और ये मैं बॉडी ए इधर राइट हैंड साइड में लिखता हूं, ठीक है। इसको देखिए जरा ध्यान से, है ना। तो देखिए हर बॉडी की, हर न्यूक्लियस की एक एफिनिटी होती है। एफिनिटी मतलब आप समझ लीजिए कि किसको क्या पसंद है, किसको इलेक्ट्रॉन पसंद है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन ज्यादा पसंद है तो हम कहेंगे आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, ठीक है। तो हर न्यूक्लियस की एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए शुगर बहुत पसंद है, आपको मिठाई बहुत पसंद है, तो मैं बोलूंगा यू आर हैविंग वेरी हाई एफिनिटी टुवर्ड्स शुगर, ठीक है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के लिए भी एफिनिटी होती है, जो किन चीजों पर डिपेंड करता है, आप केमिस्ट्री में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट थिंग द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस का साइज क्या है, कितने उसके शेल्स हैं, उस पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है। तो आपने ये सारी चीजें शायद केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, है ना। ये पीरियोडिक टेबल में, कि पीरियोडिक टेबल में आप राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है कि कम होती है, नीचे जाते हैं तो बढ़ती है कि कम होती है, ये सारी चीजें आपने केमिस्ट्री में देखी होंगी। हालांकि मैं एक आपको लिस्ट दे दूंगा, आपको जब भी देखना है ना कि न्यूक्लियस किसका स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसका एटॉमिक नंबर देखिए, ठीक है। अगर किसी न्यूक्लियस का, जैसे किसी एटम का एटॉमिक नंबर कम है, ठीक, तो उससे क्या होगा कि उसका न्यूक्लियस जनरली होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हालांकि वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है यार, ऐसे सिर्फ एक कंडीशन में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आप ऐसे बोलेंगे ना कि देखिए एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका मतलब उस पे न्यूक्लियस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट भी करेगा। लेकिन ये भी इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है न्यूक्लियस से। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है तो क्या हो जाएगा बताइए। जैसे ये बताता हूं, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, मैंने न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज बताया, ठीक है। ये न्यूक्लियस 1 है और ये न्यूक्लियस 2 है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो मान लीजिए इस न्यूक्लियस 1 का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है,
तो अब ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अफिनिटी होगी इसकी। और अगर कोई न्यूक्लियस है जिसका पॉजिटिव चार्ज कम है, ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी कम होगी। तो ये तो एक केस हुआ। दूसरा डिपेंड करता है कि जो इसके जो शेल हैं, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, राइट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन काफी दूर है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस की उस इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी इजी हो जाता है, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर है, उसको निकालना उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे मैं मेटल्स की बात करूं, राइट, Na, सोडियम मेटल, सोडियम के आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? ये लोग क्या होते हैं जनरली, ये जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, है ना। और क्लोरीन क्या है? क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो इसको अपना आयनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। सोडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना चाहता है आयनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, राइट। ये सारे केमिस्ट्री के टर्म्स हैं। तो Na के पास एक्स्ट्रा में एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में, वो उसको दे देगा तो आयनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा, अचीव कर लेगा। और क्लोरीन के पास 7 है, अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो आयनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी अटेन कर लेगा। तो हर बॉडी, हर एटम जो है वो क्या चाहता है, वो एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में, इतनी देर से आयनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा था क्या, सॉरी, वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, राइट। तो अगर किसी को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन की डिमांड कितनी ज्यादा है, उसको बहुत ही बुरी तरीके से इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जिस भी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके नेगेटिव हो जाएगा। मैं लिस्ट आपको एक बार बता देता हूं, आप इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें। पीवीसी जो है ये प्लास्टिक है, राइट, प्लास्टिक। तो जैसे जैसे जो चीजें ऊपर हैं वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनकी ज्यादा है और जो चीजें नीचे हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। तो जब भी फिजिक्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जनरली इन्हीं मटेरियल्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अगर मैंने रबर को वुल के साथ रब कर दिया तो कौन नेगेटिव हो जाएगा, कौन पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो इस पे और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं बस, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन करूंगा। कि सपोज मैंने क्या किया, रबर लिया, राइट, रबर को रब किया मैंने किसके साथ, लेट्स से मैंने इसको रब कर दिया वुल के साथ, ठीक है। तो देखिए रबर की एफिनिटी ज्यादा है, मतलब ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और वुल की एफिनिटी कम है, नीचे आ रहा है लिस्ट में, तो वुल आपका बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, वुल विल लूज इलेक्ट्रॉन्स टू रबर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप, हालांकि आपको इतने सारे चीजें नहीं देखनी है, आपको 2-3 कॉमन एग्जांपल्स से याद रखने हैं। वो कॉमन एग्जांपल्स क्या है, इबोनाइट रॉड एंड फर एंड ग्लास रॉड एंड सिल्क रॉड, ठीक है। बस इतनी चीजें याद रखनी है, लेकिन स्टिल आप ये स्क्रीनशॉट ले लें तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। बाकी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कुछ एग्जांपल्स लेके नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी, और कोई भी डाउट हो तो आप इधर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से स्टार्ट करेंगे यही सारी चीजें कि किस तरीके से हमारा क्या सीन होगा जब ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाएगा, वो समझेंगे। क्या सीन होगा जब इबोनाइट रॉड और फर को रब किया जाएगा, व्हिच इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना। कंडक्शन से क्या होगा, किस तरीके से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ये मेथड वैसे काफी इजी है। लेट्स से कि हमारे पास एक मेटेलिक बॉल है जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना, मेटेलिक स्फीयर ए है, ठीक। ये अभी फिलहाल क्या है, ये अभी न्यूट्रल है, राइट। सो अगर ये अभी न्यूट्रल है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर हमने रखा है, ये है इंसुलेटेड स्टैंड। क्या मतलब है इंसुलेटेड स्टैंड का, देखिए इंसुलेशन का मतलब यही होता है कि यू आर प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम दिस बॉडी टू ग्राउंड सरफेस, ठीक है। सो अगर हमने इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर इसको रख दिया, इसका मतलब इस पे कोई भी चार्ज होगा, आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, सो दैट इज नॉट गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड सरफेस, क्लियर है। अब इसको चार्ज कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि हम इसके पास एक इबोनाइट रॉड लाते हैं, ठीक है, या आप कोई सा भी रॉड लाते हैं, क्या कौन सा ले लूं मैं, इसको इबोनाइट रॉड मान लेता हूं क्योंकि ये रबड़ का दिख रहा है, राइट। सो मान लेते हैं कि ये इबोनाइट रॉड है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेट्स से, है ना। तो इसके ऊपर मैं नेगेटिव चार्ज प्लेस कर देता हूं, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड इबोनाइट रॉड है, ठीक। अभी ये इससे दूर है, इसके कांटेक्ट में नहीं है, ओके। लेकिन क्या होगा अगर मैं इस इबोनाइट रॉड को इसके पास ले आऊं, फिर क्या होगा सोचिए। देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये इतने सारे जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है ना, यहाँ पे लिख देता हूं नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड, ठीक है। सो नेगेटिवली चार्ज रॉड में क्या सीन है, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और आपको पता है कि लाइक चार्जेस
रिपेल ईच अदर। इसका मतलब ये जो नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, यस और नो, कर रहे होंगे ना रिपेल। तो अभी क्या है, जैसे एक दूसरे, जैसे एक छोटी सी कोई गैलरी हो और उसमें बहुत सारे बच्चे हों और वो सब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, राइट। सो ऐसी कुछ सिचुएशन होगी यहाँ पे, एक दूसरे को सब रिपेल कर रहे हैं। क्या होगा अगर जो गैलरी का दरवाजा है जिसमें बच्चे धक्का मुक्की कर रहे हैं, मैं उस दरवाजे को खोल दूं तो सारे बच्चे भागने लगेंगे एक दूसरे से अवे, राइट। वही सीन यहाँ पे भी होने वाला है। देखिए इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को मैं आगे इस स्फीयर से, लेट्स से इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो जैसे ही मैं इसको इसके टच में लाऊंगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक रास्ता हो जाएगा, कहाँ जाने का, एक दूसरे से अलग जाने का, राइट। सो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिवली चार्ज रॉड से किधर आ जाएंगे, इस बॉडी में आ जाएंगे, ए स्फीयर में आ जाएंगे, और फिर आप इस रॉड को हटा दोगे। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका सारा नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा और ये फिर न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर चले जाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। सो आने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, सो द बॉडी ए हैज नाउ gained some electrons. Body A भी लिख दूं, body A has now gained some electrons, right? So that means it becomes negatively charged. Clear है कि नहीं? देखिए प्लीज मुझे कमेंट में बताते रहिए यार, समझ आ रहा है कि नहीं। सो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास फाइनल रिजल्ट हो जाएगा कि ये आपकी बॉडी ए है, राइट, और इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स कुछ आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सिंपल था, बहुत सिंपल था ना ये, ठीक है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि अगर हमें किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना हो चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड से, तो कैसे करेंगे ये देखने की कोशिश करते हैं, राइट। सो लेट्स से ये बॉडी ए है, इसके पास मैं एक ग्लास रॉड ले आया। ग्लास रॉड जनरली क्या पॉजिटिवली चार्ज होती है ना, तो मैं एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इस तरीके से यहाँ पे ले आया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए कि अभी इस केस में ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, इसको भी फिर से हमने क्या किया है, एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर ही रखा हुआ है, राइट। ये जो बॉडी ए है ये अभी भी किस पे है, एक इंसुलेटेड स्टैंड पे। मैं लिख देता हूँ क्या यहाँ पे कि ये भी एक इंसुलेटेड, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जब अब मैं इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इस बॉडी से टच करवाऊंगा तो क्या होगा। कोई मुझे कमेंट्स करके बता सकता है इसका क्या होगा। जब मैं इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को, ये जो हमें पॉजिटिवली चार्ज रॉड दिख रही है, इसको मैं इसके कांटेक्ट में लाता हूँ धीरे धीरे, राइट। सो लेट्स से कि ये मैंने इसको आगे धक्का दिया और अब ये बॉडी ए के कांटेक्ट में आ गई, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आपका इधर तक आ गया। अब आपको बताना है कि भाई अब क्या होगा। प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था, लास्ट केस में हमने देखा था कि जब ये नेगेटिवली चार्ज रॉड को हम पास लेके आए थे, राइट। लास्ट केस में हमने देखा था कि अगर नेगेटिवली चार्ज रॉड को हम इस न्यूट्रल स्फीयर के पास लाए थे तो हमें क्या मिला था, हमने देखा था यहाँ पे कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल किया और रिपेल करने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस नेगेटिवली चार्ज रॉड से बॉडी ए में आ गए थे, राइट। सो इस केस में क्या होगा, कौन मुझे कमेंट करके बताएगा, प्लीज प्लीज जल्दी से बताइए। कौन कौन देख रहा है मुझे, क्या मैं जान सकता हूँ? कमेंट मुझे इतने मिलेंगे। कौन कौन देख रहा है, कोई बताएगा? यस, हेलो श्वेता भारती। चलिए तो जल्दी से बताइए कि जब मैं इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस न्यूट्रल स्फीयर के पास लाऊंगा तो क्या होगा। क्या ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ जाएगा? क्या पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से बॉडी ए में आ जाएगा? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? देखिए बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट में गलती करते हैं, इसीलिए मैं इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत बार इसी सिंपली डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज वो लोग पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गया बताइए, प्रोटॉन किधर से किधर गया, इफ जा रहा है तो बताइए। तो कोई मुझे कमेंट करके बताएगा क्या जल्दी से? आप नहीं बताओगे तो फिर मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन दिस इज नॉट एन इंटरेस्टिंग क्लास देन इफ यू पीपल आर नॉट रिप्लाइंग। जल्दी से बताइए, मुझे कुछ लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं कि जब ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ठीक है, को मैं कांटेक्ट में लाया इस न्यूट्रल बॉडी ए के, राइट। सो क्या ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके, जैसा कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स ने किया था, सो क्या ये एक दूसरे को रिपेल करके इधर बॉडी ए में पहुंच जाएंगे थोड़े से पॉजिटिव चार्ज? या कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, मुझे ही बताना पड़ेगा, राइट। सो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करेगा। पॉजिटिव चार्ज का एक आप इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए कि पॉजिटिव चार्ज इज इमूवेबल, वो लोग हिलते नहीं है। पॉजिटिव चार्ज विल नॉट मूव कभी भी अनलेस वो किसी फ्लूइड में रखा हुआ हो, कंडक्टिंग फ्लूइड में, राइट। लेकिन जब तक आप सॉलिड सरफेस की बात कर रहे हैं तब तक आपका सॉलिड मटेरियल्स में पॉजिटिव चार्ज विल नॉट मूव। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है भाई, समझे? वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, न्यूक्लियस होता है भारी,
राइट और काफी टाइटली पैक्ड होते हैं न्यूक्लियस एक दूसरे में। अगर आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में लैटाइज स्ट्रक्चर देखा होगा, राइट, बीसीसी, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो आपने देखा होगा कि एटम्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ टाइटली एकदम स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से फिक्स रहते हैं, वो हिल नहीं सकते। तो एटम्स आर नेवर गोइंग टू मूव, दैट मींस न्यूक्लियस इज नेवर गोइंग टू मूव एंड दैट मींस प्रोटॉन्स आर नेवर गोइंग टू मूव। सो क्या मूव करेगा? हमेशा सॉलिड मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। सो मैं यहाँ पे एक नोट बना देता हूँ पहले कि protons will never move, protons will never move when in solids। मतलब पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बेटर मुझे लिखना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, इसको इरेज करता हूँ यहाँ पे, राइट। सो पॉजिटिव चार्ज will never move when in solids because nucleus is tightly bound, nucleus is fixed because of lattice structure। क्लियर है? ये चीजें क्लियर है? तो क्या मूव करेगा? ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चार्ज मूव, राइट। तो इसका भी एक नोट बना देते हैं कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स विल, यस, हेलो कुमार, हेलो मनोज कुमार, हेलो, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। सो इस केस में क्या होगा? देखिए, इस केस में पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा लेकिन वो मूव नहीं कर पाएगा। अब लेकिन देखिए, जब ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके कांटेक्ट में आएगा, किसके? इस स्फीयर के कांटेक्ट में आएगा जो कि न्यूट्रल है, तो स्फीयर में तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव करते हैं? क्योंकि ये लूजली बाउंड होते हैं, राइट। इसका भी लिख दूं क्या? इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज दे आर loosely bound to nucleus। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है क्या? उन्हीं को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो आप आगे पढ़ेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ चार्ज और फॉर द फ्लो ऑफ करंट। इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें, ओके। चलिए, सो इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा लेकिन वो मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी ए एंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ से बॉडी ए से चले जाएंगे इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने, राइट। जिसकी वजह से जब आप ये रॉड हटाएंगे तो तब तक बॉडी ए ने कुछ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए होंगे। सो अब बॉडी ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? ए विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर है? सो इस पे बस इतना मैंने फोकस इसलिए किया, इतना टाइम इस पे मैंने स्पेंड इसलिए किया कि आपका ये डाउट खास करके क्लियर हो जाए कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है जब मैं चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो ये चीज आप ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, बस पॉजिटिव चार्ज सॉलिड्स में नहीं मूव करेगा। लिक्विड में तो मूव कर सकता है, राइट। जैसे कोई वाटर कंटेनर है मान लीजिए, ठीक, इसमें मैंने HCl डाल दिया तो HCl क्या होता है? एक्चुअली H+ और Cl नेगेटिव से बना रहता है, राइट। काफी ज्यादा आयनिक होता है, तो जैसे ही मैं इसको इसमें डालूंगा, पानी में डालूंगा, तो क्या होगा? ये H+ और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो अब अगर आप इसको मूव करना चाहें तो अब इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मोशन हो सकता है, मोशन पॉसिबल, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इस तरीके से आयनिक सॉल्यूशन में ही मूव करेगा, ओके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं चार्जिंग का अलग नेक्स्ट मेथड जो कि है चार्जिंग बाय, क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। उससे पहले, अच्छा, इंडक्शन से पहले मैं आपको ग्राउंडिंग समझा दूं क्योंकि इसका मैं यूज लेने वाला हूं इस ग्राउंडिंग टॉपिक का हल्का सा, किसमें? जब मैं पढ़ाऊंगा आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन। हालांकि अब आपको काफी क्लियर हो जाएगा ग्राउंडिंग वाला प्रोसेस क्योंकि हम अभी देख चुके हैं, पीछे आपको समझ आ जाएगा क्या देख चुके हैं। चलिए, तो क्या ग्राउंडिंग क्या है कि जब हम बोलते हैं ना फिजिक्स के टर्म्स में कि हमने भाई किसी बॉडी को ग्राउंड कर दिया, राइट। सो ग्राउंड कर देने का मतलब होता है क्या? इसका ये मतलब होता है कि हमने उसको सिंपली ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर लिया, बॉडी को उठाया, बॉडी के एक पार्ट से टच किया और वो वायर को हमने ग्राउंड पे टच कर दिया। सो ग्राउंड क्या है ना, हमारा जो अर्थ है वो एक, समझ लीजिए, बहुत ही बड़ा कैपेसिटर है। कैपेसिटर बोले या इन द सेंस अभी आप ये समझिए कि वो कितना भी आप चार्ज उसको दे सकते हैं और कितना भी चार्ज आप उससे ले सकते हैं, राइट।
हमने उसको जीरो पोटेंशियल पे कंसीडर किया है। हालांकि पोटेंशियल क्या होता है वो भी अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन सिंपलेस्ट वर्ड्स में आप इस तरीके से समझिए कि क्या है ग्राउंडिंग मेथड। ग्राउंडिंग इज द रिमूवल ऑफ चार्ज बाय प्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिव पाथ टू द ग्राउंड, राइट। सो कोई भी बॉडी है, अगर उस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, आप उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए तो क्या होगा, अब पॉजिटिव चार्ज उसका खत्म हो जाएगा, ठीक। नेगेटिव चार्ज है अगर उसके ऊपर, आप उसको ग्राउंड से कनेक्ट कीजिए तो क्या होगा, उसके ऊपर का भी सारा चार्ज चले जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। इसमें कैसे होगा, कौन सा चार्ज का मोशन होगा, वो आप मुझे अभी जल्दी से बता देंगे, क्योंकि आई गेस आप समझ चुके हैं ये सारी चीजें, राइट। अभी ग्राउंडिंग के ऊपर एक और बात मुझे याद आ रही है, आपने देखा होगा ग्राउंडिंग हम कब यूज करते हैं, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है, जैसे अगर आपने कभी आयरन किया हो या कोई पुराना फ्रिज किसी जमाने में आपके घर हो, राइट, तो कहीं कहीं होता है ना कि फ्रिज का पेंट हट जाता है, नहीं तो जब आप आयरन कर रहे हैं कपड़ों में, तो कहीं पे अगर मेटेलिक स्ट्रक्चर है और गलती से कोई लीकेज ऑफ करंट हो, लीकेज ऑफ चार्ज हो रहा होगा उसमें, तो क्या होगा, आयरन की बॉडी पे या फ्रिज की बॉडी पे या कूलर की बॉडी पे पहले, है ना, तो उसमें क्या होता था कि कहीं अगर पेंट हटा हुआ है और अगर आपने चलते कूलर में ऐसे हाथ लगा दिया या फ्रिज में, तो क्या होगा, आपको मस्त शॉक लगता था, राइट। अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, राइट, आपने अगर कोई इंसुलेटर नहीं पहना हुआ है पैरों पे या कुछ पेंट है सब कुछ, तो उस केस में आपको शॉक लगता था। क्यों शॉक लगता था, और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, ग्राउंडिंग करते हैं, राइट। आपने देखा होगा जो स्विच होता है किसी भी बड़ी अप्लायंस का, उसमें हमारे 3 पोर्शंस रहते हैं, राइट, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक न्यूट्रल वाला, राइट। सो वो न्यूट्रल जब होता है, या उसको ग्राउंड में कहूं, उसका क्या सीन रहता है, जो ऊपर बड़ा वाला रहता है, वो एक्चुअली क्या करता है कि बॉडी के पास जो भी एक्सेस चार्ज है ना, वो उसको उस वे से वो ग्राउंड तक ले जाता है, राइट। सो वो इसी के लिए होता है, शॉक से बचाने के लिए होता है, राइट। तो जल्दी से देख लेते हैं ग्राउंडिंग कैसे की जाती है। मान लीजिए ये बॉडी है, इस बॉडी पे कौन सा, अरे स्क्रिबलिंग हो गई, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। तो मान लीजिए ये बॉडी है और ये कौन बाइक वाला परेशान कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। तो ये बुलेट वाले यार मुझे बहुत खराब लगते हैं। आप बुलेट चलाते रहो, खुद बुड़ 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 सुनते रहो, दूसरों को भी बुड़ 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 सुनाओ, आदमी परेशान हो जाता है एकदम। देखो क्यों चलाते हैं यार लोग। खैर देखिए, मान लीजिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, राइट, और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से मैंने एक वायर लिया और वो वायर लेके क्या किया हमने, वो इस तरीके से सीधा ग्राउंड तक पहुंचा दिया। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये सिंबल होता है ग्राउंड का, ठीक है, फिजिक्स में ये सिंबल ग्राउंड का होता है। ओके, सो अब क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, ठीक, आपने ग्राउंड से कनेक्ट किया, और अभी मैंने बताया था कि ग्राउंड क्या है, आप इसको कितना भी चार्ज दे सकते हैं, कितना भी चार्ज ले सकते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये ग्राउंड है, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इधर ग्राउंड में चले जाएगा? क्या ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चले जाएगा? नहीं। क्या बताया था मैंने, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा। इस केस में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ग्राउंड से और वो जाते रहेंगे जब तक इसका पोटेंशियल भी जीरो ना हो जाए, या मैं बोलूं इसका चार्ज न्यूट्रलाइज ना हो जाए। सो फाइनली जब आप ये ग्राउंड का कनेक्शन हटाएंगे, राइट, तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो, राइट, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो, और इसको भी मैंने एक वायर से ऐसे कनेक्ट करके इसको भी मैंने ग्राउंड कर दिया, क्लियर। अब क्या होगा, इसको भी अगर मैंने ग्राउंड कर दिया, तो इस केस में ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आके न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी से ग्राउंड में, राइट, एंड जब आप कनेक्शन हटाएंगे तो इस पे चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाएगा ये, क्लियर है। सो ग्राउंडिंग इज द रिमूवल ऑफ चार्ज बाय प्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिव पाथ टू द ग्राउंड। सिंपल था या नहीं था? अब लास्ट मेथड एक जल्दी से, अरे एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई, देखो बादल गरजने लगे। ये क्या है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली जो आप ये देखते हैं ना कि ये बादल गरज रहे हैं, फिर इस तरीके से बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है। सो बिजली चमकना क्या है, ये भी एक्चुअली एक प्रोसेस ऑफ ग्राउंडिंग ही होती है, राइट। हमारा जो ग्राउंड सरफेस है वो इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, राइट, और ये जो लोअर सरफेस है क्लाउड की वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, तो सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे लीकेज ऑफ करंट होता है और ये जो एक्सेस चार्ज है वो इस तरीके से ग्राउंड में आ जाता है, राइट, अर्थ पे आ जाता है। सो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, यही जो लाइटनिंग आप देख रहे हैं ये भी किसकी वजह से हो रहा है, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग। इसको आप बोल सकते हैं कि ये एक हाई लेवल पर ग्राउंडिंग चल रही है, ठीक है। चलिए, न्यूट्रल होने के लिए अब एक देखिए चार्जिंग का एक मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट। ओके, लगता है मुझे कूलम्ब्स लॉ इन डिटेल नेक्स्ट क्लास में ही लेना पड़ेगा, कोई भी चीज को रश करने की जरूरत नहीं, आराम से समझिए। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, देखिए। सो इंडक्शन में क्या कर रहे हैं ना, विदाउट टचिंग, इसको हम बिना टच किए ही कर लेते हैं, विदाउट टचिंग, या मैं बोलूं फिजिकल कांटेक्ट के बिना आप जब किसी बॉडी को चार्ज कर देते हो तो आपका वो मेथड कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट। लेकिन आप देखिए जरा, इस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, राइट। सबसे पहले ये देखिए क्या हो रहा है, इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए कि एक आपके पास रॉड है जो कि नेगेटिवली चार्ज रॉड है, ठीक, उसके ऊपर एक्सेस नेगेटिव चार्ज, ओके, और जो आपके पास एक बॉडी है वो न्यूट्रल है, ठीक है, क्लियर है, बॉडी न्यूट्रल है।
तो अब मैंने जब इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को इस बॉडी के पास आया तो नेगेटिव एंड नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्लियर है ना, लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, ये सब क्लियर है आप लोगों को। तो जैसे ही ये बॉडी इसके पास आएगी तो इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या होंगे, वो रिपेल हो जाएंगे। देखिए ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ट्राई करेंगे इससे अवे जाने का और वो दूसरे पोर्शन में आ जाएंगे, है ना, इस वाले पोर्शन पे आके जमा हो जाएंगे। तो अगर मैं देखूं तो क्या, यस गुड आफ्टरनून ग्रीष्मा, तो इस बॉडी का जो कि न्यूट्रल थी उसका ये वाला पोर्शन देखिए पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये वाला पोर्शन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट। तो ओवरऑल तो ये बॉडी अभी क्या है, ओवरऑल बॉडी इज स्टिल न्यूट्रल, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि दिस पार्ट विल बिकम स्लाइटली पॉजिटिव, राइट, एंड दिस पोर्शन विल बिकम स्लाइटली नेगेटिव। ये हमारे मॉलिक्यूल्स में भी होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसमें भी ये वाला सीन चलता रहता है। जैसे H2O है, इसके भी ऊपर मैं एक चीज आपको आज बताने वाला हूँ। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में भी ऐसा होता है, जैसे दो हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, एक छोटा हाइड्रोजन इधर, एक छोटा मिकी माउस जैसा दिखता है, अच्छा उल्टा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो क्या होता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, सो आपका हल्का हल्का H+ होता है और ये O नेगेटिव थोड़ा बन जाता है, राइट। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी सीन हो रहा है। देखिए ये ओवरऑल तो न्यूट्रल ही है H2, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, ये भी ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन एक पोर्शन स्लाइटली पॉजिटिव और दूसरा पोर्शन आपका स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, राइट। लेकिन जब आप इस बॉडी को, नेगेटिव चार्ज वाले बॉडी को वापस पीछे खींच लेंगे, थोड़ा दूर ले जाएंगे, तो ये सारा इफेक्ट खत्म हो जाएगा और बॉडी वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ ना, हमने परमानेंटली तो इसको चार्ज नहीं दे दिया, राइट। हमारा एक टाइम के लिए बस पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव हो गई थी बॉडी, लेकिन हमने अभी तक इसको चार्ज नहीं किया है। कैसे चार्ज करेंगे, कोई आइडिया है किसी के पास, ग्रीष्मा कोई आइडिया है? अगर आपको इस बॉडी को चार्ज करना है, मतलब अगर आप इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को मान लीजिए दूर कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में वापस वही पुरानी वाली सिचुएशन आ जा रही है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब आप इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को पीछे हटाएं तो इस बॉडी पे कुछ चार्ज आ जाए, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाए इसका, ये वापस ओरिजिनल स्टेट पे ना आए, उसके लिए क्या करेंगे, चलिए मैं सॉल्यूशन इसका बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, वही हमारी न्यूट्रल बॉडी है और उसको हमने क्या किया है, एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा है, ठीक है, ये हमारा इंसुलेटेड स्टैंड है, ओके। ये मेरा इबोनाइट रॉड है, ठीक है। इबोनाइट क्या होता है, ये समझ लीजिए रबड़ का फॉर्म, राइट। सो ये इबोनाइट रॉड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। सो जैसे जैसे अभी आप देख चुके हैं कि जैसे ही इस नेगेटिव चार्ज को मैं इसके पास लाऊंगा बॉडी ए के, सो दिस नेगेटिव चार्ज विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स ऑन बॉडी ए, राइट। सो इस बॉडी ए की इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके इस वाले एंड पे आके जमा हो जाएंगी और ये वाला एंड जो है, जो नेगेटिव चार्ज के सामने है, उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, उस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक। अब क्या होगा, अब ऐसा करते हैं कि मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। अभी मैं उस रॉड को पीछे नहीं ले जा रहा हूँ, अभी मैं पीछे ले जाने से पहले एक ग्राउंड का कनेक्शन कर देता हूँ इससे, ठीक है। या मान लीजिए ग्राउंड का कनेक्शन पहले से दिया हुआ ही था, लेकिन स्विच ओपन था, ये जो स्विच था ये इस तरीके से ओपन था, लेकिन जब मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा तो क्या होगा, समझ आ रहा है या नहीं यार, प्लीज मुझे कमेंट करके कोई बताओ यार, आज थोड़े से मजा नहीं आता। तो जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा तो अब रास्ता मिल जाएगा किसको, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का, राइट। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर पीछे वाले हिस्से में जमा हो गए थे उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे इधर ग्राउंड में, और अब आप इस स्विच को फिर से ओपन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट क्लोज द स्विच, फर्स्ट क्लोज स्विच, ठीक है, क्लोज कीजिए, उसके बाद ओपन आफ्टर रिमूविंग द रॉड, है ना। सो आपको रॉड जब आप पीछे ले जाएंगे उसके बाद ओपन नहीं करना है, ओपन बिफोर रिमूविंग द, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज जाएंगे नहीं तो। पहले आप स्विच क्लोज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे, राइट। लेकिन अगर स्विच क्लोज ही है और आप वापस रॉड को ले गए पीछे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस ऊपर चले जाएंगे बॉडी ए में, सो बॉडी चार्ज नहीं हो पाएगी, राइट। तो आपको क्या करना है, स्विच पहले क्लोज करना है, राइट। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे, चले गए। अभी आप उस रॉड को हिलाएंगे नहीं, इस वाले रॉड को अभी हिलाना नहीं है, ओके, इस रॉड को आप नहीं हिलाएंगे। लेकिन अब आप ये स्विच क्या करेंगे, वापस ओपन कर देंगे, ठीक। देन ओपन इट, यहाँ पे लिखता हूँ, आपने स्विच ओपन कर दिया, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा चुके हैं ग्राउंड में वो वापस तो नहीं आ सकते क्योंकि हमने रास्ता बंद कर दिया, राइट। नाउ यू कैन रिमूव योर रॉड, रिमूव द रॉड, ठीक है। सो अब आप अगर रॉड रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बेचारे वापस आ ही नहीं सकते, आपने उनका रास्ता ही बंद कर दिया। जैसे वो था ना, थॉर का जो घर था, वो कौन सी यार, कौन बताएगा मुझे,
एसगार्ड, राइट? थॉर कहाँ रहता था? एसगार्ड में रहता था। तो एसगार्ड को एक जगह जो थी जहाँ पे टाइम मशीन उनकी लगी हुई थी, आई फॉरगॉट द नेम, तो उससे कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज था, राइट? तो वो ब्रिज जब टूट जाएगा तो क्या होगा, जो आप एक बार इधर से इधर चले गए तो आप वापस नहीं आ सकते। टूटा था ना ये शायद कौन से पार्ट में टूटा था? थॉर थर्ड पार्ट में टूटा था शायद ब्रिज। क्या भूल गया मैं, आपको याद हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो वही सीन यहाँ पे भी होगा, राइट? सो अब आप जब रॉड को वापस ले जाएंगे तो इस पे क्या होगा चार्ज टोटल? दिस विल बिकम, कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए ना, सो दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझ आया ये आपको? सबको समझ आया? इजी था या नहीं था? अरे पेज चेंज हो गया। ठीक है, ये समझ आया आपको? तो फिर अब हम देखेंगे कि आखिर ये तो हमने अभी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज दे दिया, अब नेगेटिव चार्ज किस तरीके से देंगे। लेकिन इस बात में आप ध्यान देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, आपने जब मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन किया था तो उसमें क्या था, आपने नेगेटिवली चार्ज रॉड लाया कांटेक्ट में तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई थी। पॉजिटिवली चार्ज जब रॉड लाए थे तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी, राइट? लेकिन इंडक्शन के केस में जब हम बिना टच किए इस तरीके से कर रहे हैं यूजिंग ग्राउंडिंग, तो उस सीन में क्या हो रहा है, उस सीन में अगर मैं नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके पास में ला रहा हूँ एंड देन ग्राउंडिंग करके उसको हटा रहा हूँ वापस, तो क्या हो रहा है, बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, तो उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे, राइट? इसी को आप देखिए इसके साथ, मान लीजिए हमें इसको क्या करना है, अब इसको नेगेटिवली चार्ज देना है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाएंगे। यहाँ पे इबोनाइट की जगह ग्लास रॉड होनी चाहिए थी, है ना? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए कि एक ग्लास रॉड है, क्योंकि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज रहेगी आपकी दूसरी, ठीक है? सो एक मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इधर बॉडी ए के ऊपर लाया, जो कि एक सेम स्टोरी है, ठीक है, जो कि एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है। तो क्या होगा, इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड जब हम इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, ये इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। So now the electrons will come towards the left side of the body and the other side of the body will become slightly positive. Now what we are going to do, we are going to connect this body A to ground. ठीक? So let's make this connection happen. So ये connect हो गया, ठीक है? तो connect होने की वजह से पहले स्विच ओपन था, right? First the switch was open. So in that case कुछ भी मोशन नहीं हो सकता चार्ज का, क्योंकि स्विच ओपन है, राइट? अब जैसे ही स्विच क्लोज होगा, अब क्या होगा, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से जाएंगे ऊपर इस बॉडी पे और कुछ थोड़े से पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। समझ आया इतना? ठीक, अभी हम इसको ग्लास रॉड को रिमूव नहीं करेंगे। बिफोर रिमूविंग ग्लास रॉड यू शुड ऑलवेज ओपन द स्विच, है ना? यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, नोट है हमारा रॉ, बिफोर रिमूविंग रॉड, बिफोर रिमूविंग रॉड, है ना, ओपन द स्विच, open the switch, otherwise charges will flow back, will flow back। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? सो आप इसको हटाएंगे तब तक, लेकिन जब तक आप इसको स्विच ओपन करेंगे तब तक थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में आ चुके थे, राइट? अब आप जब रॉड रिमूव करेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं जा सकते क्योंकि अब स्विच ओपन है। सो फाइनली द बॉडी हैज गेन्ड सम इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज द रीजन नाउ द बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट? यहाँ पे एक और नोट ले लेते हैं, बॉडी विल बिकम, ये कलर दिख नहीं रहा होगा वैसे आपको अच्छे से, बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। बहुत ही मजा आया, ठीक है, ये समझ आ गया आप लोग? चलिए वेरी गुड। तो अब मुझे एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट देखिए आप, कि चार्जिंग बाय इंडक्शन की वजह से आप ये बचपन में जादू करके दिखाते थे, हमने हमारे टाइम में तो बहुत होता था, हम 90s किड। तो उस सीन में क्या होता था कि देखिए कि आपके पास कोई कॉम है, राइट? हम लोग क्या करते थे, कॉम को इस तरीके से बालों पे रब करते थे और अपने फ्रेंड्स को दिखाते थे कि भाई देख किस तरीके से पेपर का टुकड़ा, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर, वो ऐसे कॉम से आके चिपक जाता, राइट? सो क्यों होता है, देखिए कॉम है प्लास्टिक, ठीक? जब आप इसको रब करेंगे अपने हेयर से, ड्राई हेयर डे आप बोलते हैं ना, आजकल लड़कियां पूछ लेती हैं गुड हेयर डे, ड्राई हेयर डे, जो भी, ठीक है? सो आप जब इस कॉम को रब करेंगे, सो कॉम विल गेट सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम योर हेयर, ठीक है? सो अब कॉम के पास कैसा चार्ज आ जाएगा, कॉम के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है? यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज बना देता हूँ, कॉम के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इधर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, चलो मान लेते हैं कि ये कॉम है, ठीक है, इस तरीके का, काफी अच्छा कॉम बन गया है तो, ठीक है? चलिए मान लीजिए ये कॉम है आपके पास। अब कॉम को आपने अपने ड्राई हेयर से रब किया, जिसकी वजह से कॉम के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, है ना? प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, काफी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको होती है, ठीक? कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब आप इसके पास एक न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर लाए, राइट? अब पीस ऑफ पेपर है तो न्यूट्रल, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें भी है, राइट? तो अब ये नेगेटिवली चार्ज कॉम क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, पेपर के इलेक्ट्रॉन्स को, राइट? तो क्या होंगे, पेपर के इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे अपोजिट साइड और ये वाला साइड स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? अब हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कॉम का नेगेटिव चार्ज इस पेपर के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है?
आप ये भी बोलेंगे कि भाई कॉम का नेगेटिव चार्ज पेपर के नेगेटिव चार्ज को रिपेल भी तो कर रहा है, राइट? सो सही है, रिपल्शन भी हो रहा है और अट्रैक्शन भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो फोर्स होता है ना, अगर आपके चार्ज पास में है, जो कि हम कूलम्ब्स लॉ में देखेंगे कि चार्ज अगर पास में है तो फोर्स ज्यादा होगा। सो आपका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव चार्ज, है ना? सो इसीलिए अट्रैक्शन विल बी डोमिनेंट हियर, अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिपल्शन, और ये पेपर पीस ऑफ पेपर जाके इस तरीके से चिपक जाएगा, ठीक है? ये पीस ऑफ पेपर ऐसे लिफ्ट अप होके चिपक जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कॉम में चिपक गया। लेकिन आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद वो पेपर वापस नीचे गिर जाता है, राइट? ये भी लिख देते हैं आफ्टर सम टाइम क्या है, क्यों वापस चले जाते हैं? जैसे थोड़ी देर तक तो चिपका, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये पेपर्स वापस नीचे गिर जाएंगे। इसका रीजन क्या है पता है किसी को? देखिए आपकी बॉडी में कितना 90% आई गेस वाटर होता है, ये जो जिनको बायोलॉजी अच्छे से 90% ही होता है आई गेस, राइट? सो वाटर, यू ऑल नो कि वाटर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। ऑब्वियसली डिस्टिल्ड वाटर तो हमारी बॉडी में है नहीं, और हमारी बॉडी 90% वाटर से बनी हुई है। सो वाटर इज अ गुड कंडक्टर, ठीक? उस केस में हमारी बॉडी कितनी अच्छी कंडक्टर बन जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, करंट के लिए, ठीक है? सो जब हम अपनी हाथ से इस कॉम को पकड़ते हैं, सो आवर बॉडी इज अ कंडक्टर, राइट? सो नेगेटिवली चार्ज जो हमारे पास ये कॉम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चले जाते हैं, समझ गए? तो इसके ऊपर जो चार्ज है, जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज था, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे थ्रू आवर बॉडी, हमारी बॉडी की वजह से ही, राइट? सो इसीलिए धीरे धीरे ये न्यूट्रल हो जाएगा कॉम। और जब कॉम न्यूट्रल हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, पेपर भी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि भाई कॉम जब तक नेगेटिव था तब तक ही अट्रैक्ट करेगा ना, समझ गए? इंडक्शन भी तो तभी तक होगा जब तक उसमें चार्ज है। तो यहाँ पे वो लिख देता हूँ, आफ्टर सम टाइम पेपर विल फॉल डाउन, पेपर पीस विल फॉल बैक या फॉल डाउन बिकॉज comb loses its charge, loses its negative charge as it flows to ground। ये समझ आया या नहीं आया सबको? ग्राउंड वाया आवर बॉडी, समझ आया या नहीं? आगे सबको समझ बताओ यार, ठीक है? चलिए, सो वाटर बेंडिंग एक्सपेरिमेंट काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, आप ये घर पे अभी अभी कर सकते हैं, वीडियो के बाद कर लीजिएगा, 5 मिनट ही बचे हैं, राइट? सो इसमें क्या है, देखिए क्या हो रहा है, आप वाटर को बेंड कर सकते हैं। अगर लेट्स से कि आपने एक बॉटल ली, राइट? बॉटल के नीचे आपने थोड़ा सा होल किया और बॉटल में क्या किया, पानी भर दिया, ठीक है? ये तो खैर इन्होंने रात में एक्सपेरिमेंट किया है, राइट? ये ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, राइट? बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, राइट? तो क्या है, इस तरीके से आपने बॉटल में लिया, पानी भरा, ठीक? आपने एक कॉम ही ले लिया, लेट्स से कॉम लिया या पेन लिया, आपने अपने हेयर पे रब कर लिया इस तरीके से, ठीक? तो क्या होगा, बॉडी पे आ जाएगा कोई ना कोई चार्ज, कुछ भी चार्ज हो गया, ठीक है? यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने कुछ ऐसी रॉड ली जिसके ऊपर, चलिए कोई भी चार्ज, नेगेटिव चार्ज है मान लीजिए, ठीक? तो अब क्या है, जब ये पानी इस तरीके से नीचे गिर रहा है, पानी क्या है, वाटर है, H2O की मॉलिक्यूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, राइट? आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, आप खुद समझ जाएंगे, ठीक? तो H2O कैसा है, मैंने बताया था मिकी माउस जैसा है, राइट? तो मान लीजिए ये ऑक्सीजन है और इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज रहता है और ये स्लाइटली पॉजिटिव रहता है, राइट? अब क्या होगा, आप सपोज करते हैं कि इसके पास मैं एक रॉड लाता हूं जो कि नेगेटिवली चार्ज रॉड है, लेट्स से, ठीक? तो मैं एक रॉड लाया, ठीक? और ये रॉड थी वो नेगेटिवली चार्ज रॉड थी। क्या करेगी अब ये नेगेटिवली चार्ज रॉड, ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, राइट? तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, ये फ्लिप कर जाएगा इस साइड, अब आपका हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर हो जाएगा और ये मिकी माउस इस तरीके से हो जाएगा, ठीक? और ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है? सो अब ये फ्लिपिंग हो गई, सब हो गया, लेकिन अब ये अट्रैक्ट करने लगेगा। सो अब क्या होगा, ये पूरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अट्रैक्शन की वजह से धीरे धीरे इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, ठीक है? सो इसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पानी नीचे गिर रहा है वो इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है, समझ गए? रुका है मेरे नगमों को कर्मों ने सदमों के पानी से भिगोया, मैंने खुद को खत्म करे खुद से ही, खुद में ही खुद को पिरोया, कि दर्द ने लड़ना सिखाया, मैंने फर्ज को मेरा अपनाया और वक्त ने
मुझे समझाया अर्थ मंजिल का।